W2 W2 2000 divided by M1 into gram in ग्राम, बराबर है। ओके सर M1 नहीं M2 मास ऑफ सोल्यूट होता है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। W1 W2 by M2 मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब W1 होता है ना, और ये जो होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। हाँ सर। ओके चलो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट टर्म कौन सा था? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी। तो चलो बताओ नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था? सोल्यूट के लिए क्या? मॉलिक्यूलर W2 in 1000 नॉर्मेलिटी का बता रहे हो? 1000 हाँ सर, हाँ डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट टू इनटू V। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इनटू V V इन ml, बराबर है। लेटर ऑन नेक्स्ट फॉर्मेलिटी F। तो चलो बताओ F फॉर्मेलिटी। W2 into 1000 W2 into 1000 divided by M2 into V। M2 into बराबर है, एग्जैक्टली जो मोलारिटी के लिए होता है। देन लेटर ऑन नेक्स्ट हमने कौन सा देखा था कल? परसेंट मास और वेट। परसेंट बाय मास, दैट इज परसेंट W by W। चलो बताओ फॉर्मूला। W2 into 100 W2 into 100 divided by W1 plus W2 divided by W1 plus W2। बराबर है, एग्जैक्टली। अब नेक्स्ट नंबर 6। नंबर 6 क्या था? परसेंट बाई वॉल्यूम। नहीं हुआ था। चलो बताओ परसेंट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा फिर? क्या होना चाहिए? जैसे परसेंट बाय मास था वैसे परसेंट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा, बताइए क्या होगा? V2 into V2 into 100 डिवाइडेड upon बाय V1 plus V2 V2 V1 प्लस V2, बराबर है। अच्छा मुझे बताओ V1 प्लस V2 मतलब ही क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट volume प्लस of solvent plus divided by V1 plus V2। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। मतलब ये किसका वॉल्यूम हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूट मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सो कीप दैट थिंग इन माइंड। W1 प्लस W2 का मतलब क्या Volume of होगा? solution। W1 प्लस W2 का मतलब क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, सॉल्यूशन। बराबर है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। अब हम चलते हैं हमारे आगे की तरफ, ठीक है। तो आगे की तरफ मतलब नेक्स्ट 7th वाला टर्म हमारा कौन सा था? परसेंट बाय वॉल्यूम के बाद में मोल फ्रैक्शन था, बराबर है। बराबर है, Yes sir। राइट। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए मोल फ्रैक्शन के दो फॉर्मूले बनते हैं। एक तो बनेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और दूसरा बनेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके अब ध्यान दीजिए, सिंबलिकली अगर मैं लिखना चाहता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो सिंबलिकली मैं क्या लिखूं इसका? सिंबल क्या लिखूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के लिए? W2 मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या लिखा है मैंने? X एक्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा? X2 into क्या हो जाएगा? X2 हो जाएगा। क्लियर है?
क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। जैसे लोगों को पता है मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब पार्ट, कि भाई सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स है। ओके, सॉल्यूशन में टोटल जो सॉल्यूशन रहेंगे उसमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं। तो इसका फॉर्मूला बड़े सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं। वो किस तरह से रहेगा? दैट विल बी द N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। क्लियर है? क्या होगा फॉर्मूला इसका? N2 divided by N1 plus N2. N1 plus N2. प्लस N2। क्लियर है? डन। अगर वही मैं इसको क्या कर लेता हूँ, पूरा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यूज करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल N2 का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? N2 इज द W2 बाई M2 और N1 का फॉर्मूला क्या होता है? W1 by M1. W1 बाई M1। तो अगर मैं ये सारी चीजें डाल देता हूं तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? W2 बाई M2। देन यहां पर क्या हो जाएगा? W1 By M1. चलो, तो N2 का फॉर्मूला मैं डाल देता हूं W2 बाई M2। देन N1 का फॉर्मूला हो जाएगा W1 बाई M1 प्लस N2 का फॉर्मूला क्या होता है? W2 बाई M2। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? इसको हम एज इट इज रखने देते हैं, इसको W2 बाई M2 को एज इट इज रखते हैं और ये वाली चीजों को सॉल्व करते हैं। तो बताओ इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? W1 इंटू M2 M2 प्लस W2 into M1 और फिर इसका होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? M1 into M2. M1 इंटू M2 बराबर है। अब वापस से मैं अगर इसको सॉल्व कर लेता हूं तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा? W2 बाई M2। अब इसको अगर मैं ऊपर लाता हूं तो आपको पता है ना क्या हो जाएगा? ये M1 बाई M2 ऊपर आ जाएगा, M1 इंटू M2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? ये W1 इंटू M2 प्लस W2 इंटू M1 बराबर है। क्लियर है? हाँ है ना? हाँ हाँ, सर. तो इस M2 कट हो जाएगा। ओके, आपको दिखाई दे रहा है ना या नहीं दिखाई दे रहा है? यार आप बोलते भी नहीं हो कुछ। हाँ, M2 कट हो जाएगा। ओके, कट हो रहा है ना? हाँ सर. हाँ सर। तो फिर क्या बचेगा यहाँ पर? W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाई W1 इंटू M2 प्लस W2 इंटू M1। क्लियर है? तो ये भी एक फॉर्मूला बनता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के ये दो फॉर्मूले बन रहे हैं। क्लियर है? क्लियर? हाँ सर. हाँ सर. ओके, नाउ इसी बेसिस पर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के फॉर्मूलेज बताओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, चलो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर इसी बेसिस पर? X1 इज इक्वल्स टू N1 divided by N1 डिवाइडेड बाई N1 plus N2. और इसके ये वाले बेसिस पर बताओ अभी क्या हो जाएगा? W1 by N1. W1 इंटू सर दिखाई नहीं दे रहा। जहां 1 है वहां 2। M2. हाँ ठीक है ना, W. यहाँ पर देखो W1 इंटू M1 M2. सॉल्वेंट के लिए लिखता हूँ ना। हाँ, M2 आ जाएगा डिवाइड M2 ये एज इट इज करेंगे, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। समझे? हाँ सर। राइट? तो ये हो जाएगा आप लोग का फॉर्मूला। राइट? तो ये दो फॉर्मूले किसके लिए हो जाएंगे हमारे?
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए हो जाएंगे। क्लियर है? सर दिखाई नहीं दे रहा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए हो जाएंगे। क्लियर है? सर इधर का दिख नहीं रहा। अभी दिखाई दे रहा है ना? अभी दिख रहा है देखो सर। गुड। क्लियर है? सर वहाँ पे x1 चाहिए ना? हाँ सॉरी x2 लिख लिया गलती से। x1 फाइन फाइन। हाँ सर। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है यहाँ पर वो ये वाला है, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1। ओके, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इसकी जो सम होता है इट इज ऑलवेज 1। ये हमेशा 1 होता है। क्लियर है? यस सर। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन के बाद हमारा सबसे लास्ट पार्ट बचता है और वो है पीपीएम। पीपीएम बताओ, पीपीएम का लॉन्ग फॉर्म क्या बताया था मैंने? व्हाट वाज द लॉन्ग फॉर्म फॉर पीपीएम? Parts per million. पार्ट्स पर मिलियन। ओके, तो पार्ट्स पर मिलियन का जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर, मिलियन, 1 मिलियन मतलब कितना होता है? 1 मिलियन मतलब 1 मिलियन कितना होता है भाई? 10 lakh. 10 lakhs. होता है मतलब 10 के ऊपर कितने जीरो? 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 lakhs मतलब क्या? 10 टू द पावर कितना? 7 6 होता है, 7 नहीं होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, ये पार्ट्स पर मिलियन सोल्यूट का ही होता है। सो दैट्स व्हाई इसमें जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी द वेट ऑफ सोल्यूट। अब ये पर मिलियन है, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 10 टू द पावर 6 डाल देंगे डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये पूरा वेट ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। समझ में आ रहा है? किसका वेट रहेगा? ये कंप्लीटली वेट ऑफ सॉल्यूशन रहेगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, सिंबलिकली अगर मुझे लिखना रहेगा, सो पीपीएम विल बी रिटन एज अ वेट ऑफ सोल्यूट के लिए मैं W2 ले लेता हूं इनटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन को मैं लिख लेता हूं W सॉल्यूशन। क्लियर है? ओके, Yes sir. या फिर आपको पता है वेट ऑफ सॉल्यूशन को हम W1 प्लस W2 भी लिख सकते हैं। अगर आप लोग को वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया रहेगा और वेट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूट दिया रहेगा तो अब आप उसको W1 प्लस W2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? हाँ सर। राइट, सर एक बार एक्सप्लेन की। देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन हियर। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियंस का ये मतलब होता है कि सोल्यूट के कितने पार्ट्स 1 मिलियन ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ओके, ध्यान में रखना, मैंने आपको लिखकर भी दिया था क्या कि मास ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। बराबर है? पार्ट ऑफ अ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई हम वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट बाय सॉल्यूशन लिखेंगे, बट ये 1 मिलियन पार्ट के लिए होता है। दैट्स व्हाई वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टू द पावर 6 मतलब 1 मिलियन के लिए। अब सिंबलिकली हमने लिखा हुआ है वेट ऑफ सोल्यूट का मतलब होता है W2 इंटू 10 टू द पावर 6 जो जिसका मीनिंग होता है 1 मिलियन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए मैंने लिखा W सॉल्यूशन। अब भाई वेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब ही क्या होता है? वेट ऑफ, है ना? वेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? Weight of solute plus weight of solvent. तो दैट्स व्हाई W सॉल्यूशन की जगह ही मैं क्या लिख सकता हूँ? W1 प्लस W2। क्लियर है? हाँ सर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पर हमारा जो मोल कंसेप्ट होता है इन सॉल्यूशन वो खत्म हो जाता है। अब इसके बाद में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे आज हम एक फाइनल वाला फॉर्मूला। ठीक है, और वो फॉर्मूला होता है जिसका नाम है मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी फॉर्मूला कहा जाता है। मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी फॉर्मूला, राइट? ये फॉर्मूला बहुत
ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, जनरली। तो इसीलिए ये फॉर्मूला जानना हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब एक सॉल्यूशन की मोलैरिटी, राइट, या नॉर्मेलिटी आप लोगों को दी रहती है और दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी आप लोगों को निकालनी रहती है, तब हम ये मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला का यूज हम कब करने वाले हैं? हाँ सर। ओके, तो ये फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जैसे मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा M1 इंटू V1 इक्वल्स टू M2 इंटू V2। ओके, सो बताइए व्हाट डू यू मीन बाय M1? यहां हम सोल्यूट और सॉल्वेंट के हिसाब से कंसीडर नहीं करना है, ध्यान में रखना। यहाँ M1 का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 1, मतलब दो सॉल्यूशन आपके पास रहेंगे जिसमें पहले सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी रहेंगी उसको मैं 1 कहूंगा, M1 कहूंगा, और V1 क्या होगा? व्हाट विल बी द V1? इट विल बी द वॉल्यूम ऑफ solution 1. 1. देन व्हाट विल बी द M2? M2 क्या हो जाएगा? Molarity of solution 2. मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 2, मतलब जो सेकंड सॉल्यूशन रहेंगे उसकी मोलैरिटी। एंड व्हाट विल बी द V2? वेलोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अरे वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है वो। क्या है वो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2। ओके, फिजिक्स से बाहर निकलो थोड़ा सा, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हाँ डन, केमिस्ट्री में वेलोसिटी नहीं है हम लोग को। क्लियर है? डन। तो ये हो गया हमारा मोलैरिटी फॉर्मूला। अब बताओ नॉर्मेलिटी फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? N1 into V1 equals to N2 into V2. एग्जैक्टली क्या बनेगा? N1 इंटू V1 इक्वल्स टू N2 इंटू V2। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सिर्फ N की जगह क्या लेना है? नॉर्मेलिटी का सिंबल होता है N, तो हम N ले लेंगे एंड दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर द नॉर्मेलिटी। ओके, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होगा N1 इंटू V1 इक्वल टू N2 इंटू V2। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, तो क्या होगा N1? व्हाट विल बी द N1? Normality of solution 1. Normality of solution 1. एंड V1 क्या हो जाएगा? Volume of solution वॉल्यूम ऑफ 1. सॉल्यूशन 1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 हो जाएगा। बराबर है? डन। तो ये होता है हम लोगों के सारे फॉर्मूले। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वाली चीज पर, जो कि इस चैप्टर का फाइनल टॉपिक है। हाँ राइट, ये चैप्टर अभी खत्म हो रहा है आज ही। ओके, और फिर ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आप लोग का टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है। और वो टेस्ट मैं कैसे लूंगा ये मैं आपको आज शाम को एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, लगभग 8 बजे के करीब। आप रहोगे ना 8 बजे जिंदा, मतलब रहोगे ना? हाँ सर, 12 बजे तक रहते। 12 बजे तक रहते अच्छा। क्या? तुमसे एक उम्मीद थी मुझे। क्या करते रहते हो वैसे रात के 12 बजे तक आप लोग? पढ़ाई। बाप रे अच्छा जोक मारा। वैसे टिकटॉक तो बंद हो गया, अब तुम करते क्या हो? पबजी भी बंद हो गया है। सर हम पबजी नहीं खेलते ना, टिकटॉक भी नहीं देखते। तुम्हारी जिंदगी झंड कर दी ना गवर्नमेंट ने। हाँ क्या? तुम्हारी जिंदगी के पूरे 12 बजवा दिए गवर्नमेंट ने। टिकटॉक बैन, पबजी बैन, है ना, सर स्नैक ऊपर निकला। क्लासेस भी ऑनलाइन। स्नैक वीडियो है ना सर? कौन सा वीडियो? स्नैक वीडियो। स्नैक वीडियो। फ्लैट। स्नैक। अच्छा स्नैप वीडियो ना। हाँ वो टिकटॉक जैसा है, बिल्कुल सेम। इसीलिए मेरी बीवी मेरे को उसकी बम वीडियोस की ये लिंक भेजती रहती है। लिंक को दबाता हूं तो वो ओपन ही नहीं होती। अच्छा उसका ऐप भी होगा फिर शायद। चलो कोई बात नहीं। लिमिटिंग रिएजेंट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है।
ठीक है। तो भाई क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? देखिए जब भी हम कोई रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन लिखते टाइम हम लोग को क्या ध्यान में आता है कि रिएक्शन जो होता है वो हमेशा बैलेंस होता है, राइट। लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, दो रिएक्टेंट मतलब एक से ज्यादा जब रिएक्टेंट रहते हैं तो उसमें से एक रिएक्टेंट जो होता है वो पहले ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो फिर अगर पहला ही खत्म हो जाएगा एक आधा रिएक्टेंट भी, कंसीडर करो, एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मेरे पास एक रिएक्शन में लिख रहा हूँ A प्लस B gives C, ओके। अब ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन ए का 1 मोल यूज हो रहा है, बी का 1 मोल यूज हो रहा है, बराबर है। बट कंसीडर करो कि मेरे पास ए जो है वो सिर्फ 0.5 मोल ही है और बी जो है वो 1 मोल है, क्लियर है। ए कितना है मेरे पास 0.5 मोल है और बी कितना है 1 मोल है। तो फिर ये रिएक्शन जब होगा तो आपका जो सी बनेगा, जैसे आप बैलेंस रिएक्शन में देखिए, जब ए 1 है बी 1 है तो सी भी 1 मोल बन रहा है। बट मुझे बताओ जब ए मेरे पास 0.5 मोल है और बी मेरे पास 1 मोल है तो ये सी कितना बनेगा बताइए। सी कितना बनेगा 1.5 1.5 बनता क्या? हाँ 6 बनेगा। 0.6 0.6 बनेगा, ओके। और कोई आंसर? 0.7 अच्छा 0.7 भी बन रहा है। और 1.5 1.5 भी बन गया, वेरी गुड। और 1 5.1 1 और 0.6 0.6, ओके आ गया आंसर। और 0.6 5.1 5.1, दैट्स ग्रेट। ये कल्याणी होंगी पक्का। 1.5 1.5 वो तो है ऑलरेडी। 0.5 क्या 0 क्या? 5 अभी इसका आंसर आप लोगों के लिए और आसान कर देता हूँ। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर कोई चीज बना रहा हूँ, सी नाम की चीज बना रहा हूँ, ठीक है। उस सी नाम की चीज बनाने के लिए मुझे दो पर्टिकुलरली इंग्रेडिएंट चाहिए, ए और बी। मतलब कंसीडर करो मुझे ना चाय बनानी है, 1 कप चाय बनानी है, 1 कप चाय बनानी है। और इस 1 कप चाय के लिए ना क्या लग रहा है मुझे, 1 कप दूध ले लेते, मिल्क लग रहा है मुझे, प्लस 1 जो टी स्पून जो है, टी स्पून फुल शुगर लग रही है, कंसीडर करो। अब दिक्कत क्या है कि मेरे पास ना 1 कप मिल्क की जगह सिर्फ आधा कप मिल्क है, आधा कप मिल्क है मेरे पास, ओके। लेकिन मेरे पास शुगर 1 टीस्पून फुल ही है, ठीक है, डन। शुगर पूरी है तो मेरी चाय कितनी बनेगी बताइए, कितनी चाय बना पाऊंगा? 1 कप बना पाऊंगा? अबे कैसे बना पाऊंगा? थोड़ा पानी मिला के। अबे तो पानी नहीं है, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ यही 2 चीजें लग रही है और कुछ भी दो दिमाग में मत डालो, ठीक है। 2 ही चीज। आधा कप हाफ कप क्या कितनी चाय बनेगी फिर मेरी? आधा कप हाफ कप है ना। क्यों हाफ कप बन रहा है? क्योंकि मिल्क हाफ कप है। मिल्क नहीं है। ठीक है। अब सेम चीज कि मेरे पास मिल्क तो 1 कप है बट टी जो है मतलब सॉरी शुगर जो है वो ½ टीस्पून फुल है, ठीक है। अब ध्यान में रखना 1 कप के लिए 1 टीस्पून फुल ही होना, समझ में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू बैलेंस 1 कप मिल्क के लिए 1 टीस्पून फुल ही होना, तभी 1 कप बनेगा।
लेकिन मेरे पास हाफ टी स्पून फुल शुगर है, तो फिर कितना बनेगा मेरा चाय? हाफ ही बनेगा, बराबर है, हाफ ही बनेगा ना, क्योंकि मैंने क्या बोला हुआ है, 1 कप बनाने के लिए 1 कप मिल्क और 1 टी स्पून फुल शुगर चाहिए। इसमें से कुछ भी कम ज्यादा रहा तो मेरा 1 कप चाय नहीं बन पाएगी। समझ में आ रहा है? राइट। इसी तरह से ये रिएक्शन कि जब मुझे C1 बनाना है तो 1 C बनाने के लिए मुझे A और B दोनों भी कितना चाहिए था? 1 ही चाहिए था। लेकिन अगर मैंने A हाफ ले लिया तो फिर मेरा C कितना बनेगा भाई? हाफ हाफ बनेगा ना, मतलब कितना? जितना A है, क्योंकि A खत्म होने के बाद में मेरा जो B एक्स्ट्रा रहेगा वो किसी काम का रहेगा क्या? नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? आंसर क्या होगा इसका? 0.5। तो मतलब ये रिएक्शन पूरा हुआ है क्या? नहीं नहीं हुआ है। ठीक है, ये रिएक्शन खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि भाई मेरे पास A जो इतना रिक्वायर्ड अमाउंट था उससे कम है। कैसा है? कम है, राइट। तो ध्यान में रखना, ऐसा कोई भी रिएजेंट जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम रहता है, ठीक है, और जिसके वजह से रिएक्शन पूरी नहीं होती है, ठीक है, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। समझ में आ रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट किसको कहेंगे? हाँ सर। क्या किसको कहेंगे बताइए? बताइए, अरे बताओ ना, समझ में आया तो। अरे बताइए, बोलो ना। क्या ऐसा कोई भी रिएजेंट जो रिक्वायर्ड अमाउंट से क्या रहेगा? कम प्रेजेंट रहेगा, वो रिएक्शन को कंप्लीट होने नहीं देता है, उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट? हाँ, ये होता है लिमिटिंग रिएजेंट। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं अभी हम, ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। तो एग्जांपल लिखिए, if 10 gram of calcium carbonate is reacted with, if 10 gram of calcium carbonate is reacted with HCl, what mass of CO2? HCl, what mass of CO2, what mass of CO2 will be produced and which reactant is the limiting reagent? And which reactant is the limiting reagent? क्लियर है? इज इट क्लियर? हाँ सर। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग को रिएक्शन बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बताओ, सबसे पहले रिएक्शन बनाना पड़ेगा। तो बताओ रिएक्शन क्या बनेगा? यहाँ पर अच्छे से पढ़ो तो रिएक्शन समझ में आ जाएगा। क्या बोला गया? आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि कौन किसके साथ रिएक्ट हो रहा है। बताओ। CaCO3 plus HCl। वेरी गुड, CaCO3 प्लस HCl बन रहा है, राइट। और इससे आप लोगों का एक प्रोडक्ट बन रहा है, वो भी दिया हुआ है। कौन सा बन रहा है कंफर्म प्रोडक्ट? CO2। बराबर है, डन। और इसके अलावा फिर क्या बनता है? बाकी के दूसरे प्रोडक्ट बनता है, एक CaCl2 बनता है, और फिर आप लोग का एक बनता है H2O, राइट। अब ये रिएक्शन को आपको बैलेंस करवाना पड़ेगा। तो चलो बैलेंस कर लो ये रिएक्शन को। रिएक्शन को बैलेंस करवाना पड़ेगा भाई। बैलेंस करो। देखिए Cl 2 है, यहां पर Cl एक ही है,
तो क्या लगता है यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ HCl ले लेते हैं, हाँ सर। राइट। फिर हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएंगे, मतलब अभी आप लोग का रिएक्शन बैलेंस हो गया। हाँ सर। ओके। अब अकॉर्डिंग टू दिस वन आप बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मोल इन्वॉल्व है रिएक्शन में, कितना मोल, 10 कितना मोल, 10. 1 मोल। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के आगे कोई कोएफिशिएंट लिखा है क्या, नहीं. नहीं। ध्यान में रखना, मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब पता है ना क्या होता है, हाँ कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे जो नंबर लिखा होता है। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट के आगे कोई नंबर लिखा है क्या, 1 और 2 वगैरह, नहीं. लेकिन HCl के आगे लिखा हुआ है, हाँ। हुआ है 2. मतलब 2 क्या है, 2 इज द Coefficient. HCl का। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट के आगे कुछ लिखा है क्या, नहीं। नहीं। जब कुछ भी नहीं लिखा है नंबर, मतलब इन चीजों का कोएफिशिएंट क्या है, 0. 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। समझ में आ रहा है, जब भी नंबर नहीं लिखा होता है किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे, मतलब उसका कोएफिशिएंट कितना है, 1, राइट। और जो कोएफिशिएंट रहेगा वही नंबर ऑफ मोल रहेगा। समझ में आ रहा है, हाँ क्या बोला मैं, हाँ सर, जो कोएफिशिएंट रहेगा वही मोल नंबर ऑफ मोल। तो आप देख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मोल इन्वॉल्व है यहाँ पर, 1 मोल। हाइड्रोजन क्लोराइड का 2 मोल। CO2 2 का मोल। कितना मोल बनता है, 1 बाकी सबके 1 मोल बन रहे हैं। 1 अब देख लीजिए यहाँ पर जो डेटा दिया वो डेटा को लिखते हैं। क्या बोला गया है, कैल्शियम कार्बोनेट कितना, कितना रिएक्ट हो रहा है, 10 ग्राम। तो आपको ये पूछा कैल्शियम कार्बोनेट अगर 10 ग्राम रिएक्ट होगा तो CO2 कितना बनेगा, ये आपको पूछा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या पूछा गया है, अब यहाँ पर एक डेटा मिस है, ये 10 ग्राम चाहिए क्या, 10 ग्राम ऑफ HCl, डेटा इंसफिशिएंट है, मैं लिखना भूल गया, 10 ग्राम ऑफ HCl चाहिए वहां। यहाँ क्या होगा, इफ 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड विथ 10 ग्राम ऑफ HCl, ऐसा चाहिए, कॉमा व्हाट मास ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस। क्लियर है, हाँ सर। ठीक है। तो ये भी 10 ग्राम रिएक्ट होगा, मतलब 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट होगा तो CO2 कितना बनेगा। ठीक है, क्लियर है। यस। अब क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये जो एंटिटी जो है वो ग्राम में दिया हुआ है, राइट। और हम लोग के पास डेटा में हमने क्या लिखा है, मोल, मतलब हमको मोल में किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेट। ग्राम में। चलो बताओ 1 मोल ऑफ CaCO3 मतलब कितना होगा, निकालो। 1 मोल ऑफ CaCO3 मतलब इसका क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो भाई, मॉलिक्यूलर मास, कैल्शियम का मॉलिक्यूलर, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए इन लोग के एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो बताओ कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40। 40। ओके, कार्बन का एटॉमिक मास 12। 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 48। 16। ओके, तो अल्टीमेटली यहाँ पर इसका टोटल मास कितना आ रहा है, बताइए कितना टोटल मास आ रहा है भाई, टोटल मारो ना, इतना टाइम लगता है क्या, 100. ठीक उसी तरह से 1 मोल ऑफ HCl का मास निकालते हैं। 1 मोल ऑफ HCl का मास कितना है, $35. 36.5 ग्राम, बराबर है।
सर 2 मोल ना? हाँ हाँ तो भाई पहले 1 मोल का निकाल लेंगे, लेकिन हमको पता है कि 2 मोल है, तो देयरफॉर 2 मोल का कितना हो जाएगा, इसका डबल कितना हो जाएगा, इसका डबल डबल कितना हो जाएगा भाई, 73 ग्राम, बराबर है, क्लियर है, ओके, अरे हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अब अकॉर्डिंग टू द डेटा हम लोग क्या देख रहे हैं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने HCl के साथ रिएक्ट होना चाहिए, 73 73 ग्राम के लिए, लेकिन मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 10 ग्राम 10 ग्राम, तो आप लिखिए 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने ग्राम ऑफ HCl के साथ रिएक्ट होना चाहिए, ओके। हाँ तो चलो निकालो फिर, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x विल बी इक्वल्स टू 73 बाई 100 7.3 1.3 ग्राम, मतलब 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कितना HCl चाहिए, 7.3 ग्राम 7.3 ग्राम, बट HCl कितना है मेरे पास